लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब साथ ले गया है। अबूरी जमानत तो मिल गई इमरान खान साहब को, क्या खतरात इमरान खान साहब के लिए अब भी हैं? अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खतरा जो है वो टल गया है। मौलाना साहब फतवे देने लग गए हैं, ये कोई नया प्लॉय है, नई कोई स्कीम है? अब तक तो सारी पिट गई। मेरे भाई ये कोई खबर नहीं है कि इमरान खान की जमानत हो गई, इमरान खान फंस गए, ये खबर है। इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई बर्बाद हो जाए। शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई को वापस लाने के लिए कोई इंतजामात नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा कि लीगल टीम ही फिर कुछ कर ले। इमरान खान कह चुके हैं कि मियां साहब आप तशरीफ लाएं, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। कहने का उनका मकसद ये है कि वो आवाम को सड़कों पर लाएंगे, वो घेराव करेंगे और टफ टाइम देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को जमानत मिलने की, नवाज शरीफ की वापसी की ख्वाहिश और कोशिशों का जिक्र करेंगे और सैलाब ज़दगान की मुसीबतों और हुकूमती बेहिसी का नौहा भी करेंगे। खबर यह है कि सैलाब बड़ी आफत नहीं बल्कि सैलाब से भी बड़ा अजाब हुकूमती बेहिसी का है। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब साथ ले गया है, घर तबाह हो गए हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, इनके प्यारे भी पानी में बह गए हैं। सितम यह है कि इन्हें यह भी नहीं पता कि लाशों को कब्र भी नसीब हुई या नहीं। सैलाब के बाद अब इन लोगों को एक और अजाब का सामना है। खुले आसमान तले बैठे, दिन भर धूप में जलते और इन बेबसों को खाने के लिए खुराक दस्तयाब है न पीने का साफ पानी। सैलाब के बाद फूटने वाली वबाई अमराज की अलग परेशानी है, मगर इन सब से बढ़कर हुकूमती बेहिसी इनके दिल जला रही है। सैलाब की तबाहकारियां एक महीने से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का एक दौरा करके समझ रहे हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब भी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन पर नहीं बल्कि सियासी मुखालफीन और साथियों को दबाने पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। पूरी हुकूमती मशीनरी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी की क़यादत के खिलाफ घेरा तंग करने में लगी है। क्या ये सितम नहीं कि जिन्हें सैलाब ने मार दिया उनके जख्मों पर मरहम रखना नहीं, और जो सैलाब से बच गए हैं इन्हें महंगी बिजली, पेट्रोल और भारी भरकम टैक्सों के साथ मारने का एहतमाम किया जा रहा है। इस हुकूमत ने कैसी अंधेर नगरी मचाई है। सिर्फ दो वाक़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमती तरजीहात क्या है। पहला वाक़या सिंध लाड़काना का है। जी हाँ, वही लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान मुबैना तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सैलाब मुतासरीन के सामान पर हाथ साफ किया जा रहा है। ये सामान कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। अगर ये वीडियो सच है तो आप अंदाज़ा करें कितने जालिम, बेहिस और बेगैरत लोग हैं जो ये सैलाब मुतासरीन के हक पर डाका मारे हैं, और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। दूसरी अंधेर नगरी पंजाब में हुई है। जिला साहिवाल की तहसील चीचावतनी के गांव 23/11L में कब्जा माफिया ने एक ग्राउंड की जमीन पर कब्जा कर लिया। जी हां जनाब, एक दो कनाल पर नहीं, पूरे ग्राउंड पर ही कब्जा कर लिया। इस जुल्म के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज ही नहीं बने, उन्होंने अपने खर्चे पर कानूनी जंग लड़ी और अदालत से जीत भी गए। हुकूमत पंजाब ने फंड्स भी जारी कर दिए, लेकिन सितम देखिए कि पुलिस कब्जा माफिया की सहूलतकार बनी हुई है और मुद्दई मुकदमा को उल्टा हिरासा कर रही है। इनके खिलाफ झूठे मुकदमों की तैयारी है। बात डीपीओ साहिबाल तक भी पहुंची, लेकिन लगता है चमक की वजह से वो भी खामोश हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इस मामले का नोटिस लें। हम भी इस मामले पर नजर रखेंगे और आपको इससे आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सियासत में जारी सियासी जंग की बात करते हैं। इमरान खान को मिलने वाली जमानत से क्या खतरात टल गए हैं या अभी बाकी हैं? सिद्दीक जान और नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक, अबूरी जमानत तो मिल गई इमरान खान साहब को, लेकिन क्या खतरात इमरान खान साहब के लिए अब भी हैं? और दूसरा, इससे जो पूरी दुनिया में इस हुकूमत का इमेज गया है, पाकिस्तान का इमेज गया है, अब भी मैं देख रहा था कि BBC हो, अल जजीरा हो, दीगर तमाम के जितने भी यहाँ नुमाइंदे थे वो इसको कवर कर रहे थे, आज भी अदालती कार्रवाई को। तो ये क्या इमेज जा रहा है? हम अगर अब ये जो हुकूमत है कह रही है हमें इंटरनेशनल इमदाद की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत कह रही है, वफाकी हुकूमत कह रही है, उन हुकूमतों का फोकस क्या कर सकेंगे ये जब क्रेडिबिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी? ऐसे दहशतगर्दी के पर्चे काटने की वजह से तमाम तरफ हेडलाइंस इस तरह की लग रही होंगी पूरी दुनिया में, वहाँ का मीडिया तो मैनेज नहीं कर सकेगी हुकूमत।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। पहले तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर बात करते हैं कि अब मेरा ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ख़तरा जो है वो टल गया है, क्योंकि अब इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम के पास 6 रोज़ हैं। अगले 6 दिनों में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो इस FIR के ख़िलाफ़, इस FIR को ख़त्म कराने के लिए, इसकी दफ़ात ख़त्म कराने के लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को में जा सकते हैं, रजू कर सकते हैं। इसलिए फौरी तौर पर जो गिरफ्तारी के खदशात थे वो टल गए हैं, क्योंकि आज हुकूमत की मुकम्मल तैयारी थी, धमकियाँ भी थी। राना सोनावाला साहब कह रहे थे कि वो गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को, और साथ ही इमरान खान साहब के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों अतराफ में। तो ये तो खैर अब ख़तरा भी टल गया। और आज अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती या करने की कोशिश की जाती तो खुदा न खास्ता सूरत हाल यहाँ पर गंभीर भी हो सकती थी। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो रैली निकालने पर थाना अपारा में FIR थी, उसमें भी इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिल गई है, उसमें 7 सितंबर तक मिल गई है। और जो ये थी इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत की, वो 1 सितंबर तक मिल गई है। बस अब इमरान खान साहब के लिए जो मामलात हैं वो एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला है जो तौहीन अदालत का, वो एक ज़रा टफ उनके लिए मामला है। लेकिन उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है और इतलात आ रही है कि हामिद खान साहब उनके वकील होंगे, अगर हामिद खान साहब उनके वकील होंगे तो इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि हामिद खान साहब की बड़ी इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है, और वो मामलात की नज़ाकत को समझते भी हैं। और वो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लेंगे कि आपकी बात मुनासिब नहीं थी, आपके अल्फाज नामुनासिब थे और आपको गैर मशरूत जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके अलावा जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है, वो अब अभी जो अब नज़र ही आ रहा है कि जो हमें लग रहा था कि बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और तेज़ी से लग रहा था कि किसी भी मौके पे तेज़ी से नाइली की तरफ जा रहे हैं और किसी भी वक्त बड़ा अपसेट हो सकता है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीज़ों में आज मुझे अब आगे ठहराव नज़र आ रहा है। ठहराव इसलिए नज़र आ रहा है कि ये अब 1 सितंबर तक गया है, मैंने जैसे बताया हाई कोर्ट में जाएगा, अगर हामिद खान साहब आते हैं वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और वो बेहतर तरीके से केस को लेकर चलेंगे। हाँ, इलेक्शन कमीशन से जो मामलात हैं वो उसमें मुश्किलात जो हैं वो अभी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं। ये एक मामला था जिसमें फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाती तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाती और एक टकराव और तसादुम की सूरत हाल होती। तो आज इमरान खान साहब को दोनों अदालतों से एक 1 सितंबर को और एक 7 सितंबर तक उनको जो है वो रिलीफ मिल गया है, उनको ज़मानतें मिल गई हैं और फौरी गिरफ्तारी के खतरात जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब ये जो सारा डिज़ाइन बनाया गया आरफीन, जिसको इमरान खान साहब रजीम चेंज कहते हैं, मैं आज पढ़ रहा था कि इसके हवाले से सोचा गया था कि बड़ा प्लान होगा। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी PDM सब ने सोचा था कि हम आके कैसे मामला संभालेंगे। आज खबर आई कि जी $1 करोड़ इन्वेस्टमेंट का सऊदी किंग ने कहा है, सिर्फ $1 करोड़ का, कोई $8 अरब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसी तरह कतर से भी कुछ खास नहीं मिल सका। अब यानी ऐसे लगता है इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। अब इमरान खान साहब के खिलाफ आपने पर्चा दे दिए, वो 17 किस्म के आपने केसेस बना दिए, इसके बाद होगा क्या ये नहीं सोचा। अब मौलाना साहब फतवे देने लग गए हैं, साफ़ी जो हैं उनको फीड किया जा रहा है कि जी क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है इमरान खान के खिलाफ। वो बिल्कुल झूठ कि ये जुमले इस तरह से उनके साथ करना, ये कोई नया प्लॉय है, नई कोई स्कीम है, अब तक तो सारी पिट गई। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि इस तरह के पर्चों से, और चले इमरान खान ने जो गलत किया उसके खिलाफ आप बना दें। अब ATA का पर्चा आप बनाएंगे तो आप समझेंगे जनाब दुनिया इसको बड़ा अप्रिशिएट करेगी। यहाँ लेजिटिमेसी कम हो गई हुकूमत की, आगे मसाइल हैं, अब इंटरनेशनली भी गंवा बैठे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि $3 अरब तक का तो वादा कतर से हो गया है। अब आप मज़ीद क्या चाहते हैं? तमाम तर नाअहली, निकम्मेपन, उसके बावजूद भी अगर इसे एक लूली लंगड़ी सरकार को किसी ने एश्योरेंस दे दी है कि आपको $3 अरब की भीख मिलेगी, बहुत है। दूसरी बात, इमरान खान की ज़मानत की जहाँ तक बात रही, कल शाम 6 बजे मैं आपको ये बता सकता था कि इमरान खान की ज़मानत होगी, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी से हो, और मैंने जानबूझ के नहीं बताया और मुझे पता था कि मेरा भाई सिद्दीक जान इस पर सबसे पहले जो है वो आस्तीन चढ़ा लेगा, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। और अब अगर सिद्दीक जान मुझसे मेरी सोर्स पूछेगा तो मैं बताऊंगा फिर भी नहीं। मुझे पता था इमरान खान की ज़मानत होनी है। इमरान खान, सिद्दीक जान हंस रहा है, इसका मतलब है मेरा भाई पहुँच गया कि मैं जहाँ उसको ले जाना चाहता था। मेरे भाई, ये कोई खबर नहीं है कि इमरान खान की ज़मानत हो गई, इमरान खान फंस गया, ये खबर है। अच्छा, आप दोनों हंस रहे हैं, इसका मतलब मैंने बात समझा दी। इमरान खान का शनाख्ती कार्ड अगर उसका डोमिसाइल कराची का होता फिर मैं देखता इमरान खान को कौन बचा लेता है। इमरान खान अगर अजीज़ाबाद में रहता, इमरान खान अगर सिद्दीकी, फारूकी, फलाना फलाना होता तो मैं देखता कि कौन सी रुए ज़मीन पर ताकत इमरान खान को पकड़ लेती। भाई मेरे,
ऐसा नहीं होता। मकबूल देखिए आप लोगों ने, नहीं, एक तरफ से चोरी कर लो और दूसरी तरफ से पुलिस वालों को भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें इमरान खान साहब का कोई कमाल नहीं है, ये सब वो लोगों, उन लोगों का कमाल है कि जिनके बारे में आप दोनों भी जानते हैं और ज़ेर लब मुस्कुरा रहे हैं, और मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए इस एक बात को तो आप छोड़ ही दीजिए। बाकी रह गई नाअहली, उस एक केस में या उस एक मामले में कि जो इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत वाली कार्रवाई की है, ये इमरान खान साहब ने पहली मरतबा हरकत नहीं फरमाई, ये दूसरा मौका है। लेकिन हामिद खान साहब अगर ये इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेते हैं, कल एक बड़े अहम जय्यद एंकर से जिनसे पूरे वजारत उज़्मा के दौर में इमरान खान साहब की ठनी रही, वजारत उज़्मा में आकर के हर एक का दिमाग अर्श मोहल्ला पे होता है, इमरान खान फ़र्द वाहिद तो नहीं थे। तो इसलिए अब इमरान खान साहब की फ़्लाइट थोड़ी नीचे आई है और उन्होंने उस एक अहम सहाफ़ी को बुला करके और उसको अंदर की लीड्स वगैरह थोड़ी सी दी हैं, उन्होंने बताया है कि मामलात। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात, मैं पूरे टेन्योर में एक शख्स पर खुल करके तबर्रा करता रहा हूँ, आज मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि वो इस वक्त सुन रहा है। फैसल वावडा के बारे में जो भी इंप्रेशन था, मैंने फैसल वावडा की सेनेटरशिप को लेके, उनकी वजारत को लेके, उनकी एमएनएशिप को लेकर के मैंने बहुत तंज तान तशनी किया और मुझे लगता था कि वो करना भी चाहिए था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे फैसल वावडा इस एक सारे मामले में जितनी मैच्योरिटी का सबूत देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इंतहाई हैरानकुन है। इस वक्त अगर कहा जाए कि फैसल वावडा इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद बालिग लोगों में, जहनी नहीं सियासी बालिग लोगों में से एक हैं जो चाहते हैं कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से तय हो जाएँ, और ये इस मुल्क के लिए, आपके, मेरे, हम सब के लिए, इवन इमरान खान और पीटीआई के लिए ज़रूरी है। लेकिन कल वाली बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़बरों के लिए, तशहीर के लिए हर हद को क्रॉस करके चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई बर्बाद हो जाए। और फैसल वावडा शायद इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान किस तरह नाअहल हो जाए और हम शायद वज़ीर आज़म बन सकें। शायद उन्हीं लोगों का जिक्र आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सिद्दीक जान, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, अब वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आगे हमने बात करनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस तरह हो रही हैं, आबिद शेर अली और तलाल चौधरी साहब। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि बड़ा कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस के बेख्तियार हैं, लेकिन वो फिर भी शायद कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर लेते हों। शहबाज शरीफ साहब तो जो इनको लाए हैं वो तो उनके बगैर एक कदम नहीं चल रहे। शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई को वापस लाने के लिए कोई इंतजामात नहीं कर पा रहे, बेबसी है। अब शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं कर रहे, तो लगता है नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा है कि लीगल टीम ही फिर कुछ कर ले। देखें, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है 16 जमातें हैं, ये 14 से 16 जमातें हैं जिनकी हुकूमत है और सबके सबको राज़ी रखना है। किसी एक को भी नाराज़ करेंगे तो हुकूमत जाती रहेगी। तो इसलिए उनकी मजबूरी है, हर चीज़ में मसाइल होते हैं, हर ओहदे पे, हर सीट के ऊपर लड़ाई पड़ जाती है, हर को अपना बंदा लगवाना चाहता है और मुख्तलिफ लोगों के ज़ाहिर है रेफरेंस भी होते हैं, राब्ते भी होते हैं, जानने वाले भी होते हैं, शायद कहीं पे कोई करप्शन का भी मामला हो, पैसे दे के लगवाने वाला। तो ये मसाइल हैं शहबाज शरीफ साहब के। और इस वक्त आप अमली तौर पर देखें कहाँ आपको हुकूमत नज़र आती है, इस्लामज़दा इलाकों में आपको कहाँ नज़र आती है। बिजली के बिलों वाला आप मामला देखें, महंगाई का मामला देखें, पेट्रोल डीजल का मामला देखें, गवर्नेंस का मामला देखें, कहीं पे आपको हुकूमत नज़र नहीं आती। इस वक्त हुकूमत एक चीज़ में आपको नज़र आती है, इंसानी हकूक़ की पामालियों में, FIRs करने में, गद्दार साबित करने में, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाने में, इन चीज़ों में आपको हुकूमत बिल्कुल नज़र आती है। इमरान खान सिर्फ एक मसला है पूरे पाकिस्तान का और इस हुकूमत का, हुआ है इमरान खान। वहाँ पर आपको हुकूमत एक्टिव नज़र आती है, मीडिया पर बयानियाँ बनाना हो, सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाना हो, ऐड देने हो, जो है वो जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ करना है वो कर रहे हैं। बाकी अवाम के लिए कोई एक भी एग्जाम इनका नज़र नहीं आता। कोई एक चीज़ आप कहेंगे अवाम के लिए कर रहे हैं तो अवाम के लिए बिल्कुल कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए क्या सिद्दीक जान को बड़े बड़े वकला पहले भी हमने देखा है, बड़े तगड़े और तंजीमें वो भी बड़े एक्टिव रहीं, तो क्या नवाज शरीफ साहब के पास अब भी वो ऑप्शन है वापसी के लिए? कहते हैं बस जेल ना जाना पड़े, एक दफ़ा मैं आ जाऊँ, कोई फासली ज़मानत कुछ मिल जाए, आराम से बैठ के फिर मैं पार्टी को मजबूत कर लूँ। ये हो सकेगा नवाज शरीफ साहब का प्लान कामयाब? देखें, वो अभी ये नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। जो अवामी रद्द-ए-अमल है, जो इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, और इमरान खान कह चुके हैं कि मियाँ साहब आप तशरीफ लाएं, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। कहने का उनका मकसद ये है कि वो आवाम को सड़कों पर लाएंगे, वो घेराव करेंगे और टफ टाइम देंगे। तो अभी तक तो मियाँ साहब की वापसी के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, मियाँ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब बिल्कुल डील हो जाए, जजेस से उनकी बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, स्काइप पे वो जज की ज़ियारत करना और जज उनकी ज़ियारत कर ले और मियाँ साहब उसकी आंखों में देख के और गौर करेंगे कि इसकी बातों में वफा नज़र आती है नहीं नज़र आती।
फिर मियाँ साहब ये फैसला करेंगे, वरना मियाँ साहब कभी भी जेल जाने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और ये वो तय करके गए थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो वो इतनी आसानी से पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ठीक है आरफीन, आप किसी शायर की तरह नए नए जुमले भी अता करते हैं। एक आपने कहा था भाई मसला ये है कि आएंगे तो अगली दफ़ा भागने का पता नहीं, तो पहले आ तो जाएं। तो कोई नवाज शरीफ साहब के लिए आपको लग रहा है कोई नरम गोशा, कोई कानूनी राहदारियों में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास जो जरखेज़ डोमिसाइल है, सबसे पहला उनका प्लस पॉइंट वो है। जो बोली मैं बोलता हूँ, अगर नवाज शरीफ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अब इसमें रेसिज्म कोई निकाले तो निकालता रहे सानू की, लेकिन तजुर्बात से ये सारी बातें मौजूद हैं, साबित हैं। लेकिन नवाज शरीफ अगर इस एक खित्ते अर्जी के होते तो नवाज शरीफ को अब तक तो लटका दिया गया होता। पीपल्स पार्टी वाले ठीक कहते हैं कि अगर हमारे डोमिसाइल पे नवाज शरीफ भी होते तो उनके साथ भी यही सारे मामलात होते। भुट्टो की फांसी को वो लोग सामने लाते हैं, यहाँ तक भी मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। नवाज शरीफ, यार मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं इन पर बात करते हुए ज़रा तामुली होता है मुझे। मतलब बिन साजन झूला झूलूँ मैं वादा कैसे भूलूँ, एक आदमी, और जैसे ही मैं उसके बारे में बात करने लगता हूँ मेरे जहन में एक कार्टून कैरेक्टर आता है जो हर वक्त भागने के लिए तैयार रहता है। इसको चीगुवेरा बना करके, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कह रहा हूँ, मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूँगा तो ऑल फॉल बोलूँगा। और हैरत की बात ये होती है कि जिन लोगों ने इनको पकड़ना है या जो इनके ऊपर केस दागने वाले हैं, या वो कल तक इनके सामने सलाम साहब कर रहे थे, तो वो कल तक अंधे थे या आज वो मुहिब्बे वतन हो गए? उनको पहले नज़र नहीं आया था कि ये आदमी मतलब सिरी पाए लस्सी, इससे आगे इसका दिमाग ही नहीं चलता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो वाहिद वज़ीर आज़म था दुनिया का जिसकी लाइब्रेरी में सिर्फ एक टेलीफोन डायरेक्टरी मौजूद थी। इतना काबिल आदमी है। मतलब एग्ज़ाइल के दौरान तो मौसूफ ने अंग्रेज़ी सीखी थी, उससे पहले टी टा, इसके अलावा अंग्रेज़ी नहीं आती थी इनको। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये आदमी मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है। ये किसकी गलती है? ये इस एक पूरे लानत ज़दा मनहूस सिस्टम की गलती है ना, जो इस मर्तबा इनको पकड़ने के लिए ऐसा। अच्छा, इस सिस्टम के मैं चाचों और मामों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मियाँ, उस वक्त आपकी आंखों पे वो वेल्डिंग वाला चश्मा लगा हुआ था जिस वक्त नवाज शरीफ अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखा के और भागने की कर रहा था? आप सबको पता था, आप सबको पता था कि ये भाग रहा है, और आपने इसको मेडिकल NRO दे करके भगाया था। नवाज शरीफ को बाहर इसलिए भगाया गया था ताकि इमरान खान सुकून के साथ हुकूमत कर सके। ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा। और अब नवाज शरीफ दोबारा इसलिए आ रहा है क्योंकि इमरान खान से मामलात हैं। अबे भाई, कोई एक चीज़ तय कर लो, या तो वो सिक्का ही उछाल लो हवा में कि या तो इमरान खान पे आ रहा या तो नवाज शरीफ पे आ रहा। ये एट द सेम टाइम ये दोनों के साथ साथ मामलात कैसे चलेंगे? ये इस तरह से तो मैं कह रहा हूँ परचून की दुकान नहीं चलती जिस तरह से ये पूरा मुल्क चलाया जा रहा है। कोई खुदा का खौफ करे यार। अच्छा, अब ब्रेक का चूँकि कहा जा रहा है, मुझे जुम्मन इकबाल साहब ने फिर दोबारा दोहराया कि हम भी उतने ही करप्ट हैं जितनी बाकी अक़वाम करप्ट हैं। मसला अदम इस्तेहकाम का है, तो अदम इस्तेहकाम ना हो, यानी इमरान खान साहब जो मसाइल पैदा कर रहे हैं तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अपने ही लोगों ने, आबिद शेर अली तलाल चौधरी ने कुछ भांडे फोड़ दिए हैं, उस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। महंगाई का ये आलम है कि अब आबिद शेर अली साहब और तलाल चौधरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से कह रहे हैं कि आएँ ज़रा अवाम में निकलें, नया मुआहिदा IMF से करें, क्योंकि हमें अब इमरान खान का सामना नहीं है, हमारा मुकाबला बिजली के महंगे बिलों से है। और 200 यूनिट तक ये जो आप सरचार्ज वापस ले रहे हैं, इससे क्या बनेगा? एक मोटर, ये उनके अल्फाज है, मेरी नहीं, एक मोटर लगाने से भी 200 यूनिट चल जाते हैं। तो अब ये हाल हो गया है इस वक्त हुकूमत का, और ख़ुद ये दो साहिबान कह रहे हैं कि अब हम भी आवाम के साथ निकलेंगे अगर यही हालात रहे तो। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, हमारा आवाम में जाना, खुदारा आवाम को रिलीफ दें, हल्कों में जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो सिद्दीक जान, ये क्या बनेगा? ये तो अब इतना बुरा हाल हो गया कि ये चीखने लग गए हैं, और लगता नहीं है कि कोई हमें रिलीफ नज़र आएगा, क्योंकि बिजली के अभी बिल और आने हैं मज़ीद, और पेट्रोल 20 रुपये कहा जा रहा है महंगा होगा, गैस का बहरान भी सर उठा रहा है, अभी सर्दियों में गैस मिलनी नहीं और वैसे भी बहुत महंगी होगी, तब क्या हाल होगा? देखिए, ये आबिद शेर अली साहब और तलाल चौधरी साहब दोनों जो है वो मरीम नवाज साहब के करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब हैं। ये नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर वो जो नून और शीन का मामला है ना, तो ये नून वाले हैं, ये शीन वाले नहीं हैं। तो ये बेसिकली उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद है, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चार्जशीट है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत की इस हद तक बदतरीन कारकर्दगी है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इसको चार्जशीट कर रहे हैं, तो आप अवामी जज्बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तलाल चौधरी साहब और आबिद शेर अली ही मुतमईन नहीं अपनी हुकूमत से और शहबाज शरीफ से, तो बाकी किसने मुतमईन होने से पहले मियां जावेद लतीफ़ क्या बात सुन चुके हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी ये कह चुके हैं कि जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे तब तक मुल्क नहीं चल सकता। ये भी शहबाज शरीफ साहब पर चार्जशीट है और वो कह रहे हैं पार्टी के अंदर कंसेंसस है कि पार्टी की लीडर ही पार्टी को यहाँ पे बैठ के लीड कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब एक है इनकी मुखालफत शहबाज शरीफ साहब के साथ, एक और मामला है वो ये है कि ये मुसलसल पार्टी का एक अंदर ये वो ग्रुप है जो इस बात पर दबाव बढ़ाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर वापस आना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो किसी सूरत भी उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनको पक्की डील ना मिले। तो ये मुख्तलिफ इनकी फ्रस्ट्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह है शहबाज शरीफ के खिलाफ, और अब आप देखें ना कि जिस तरह से हमने पहले इसहाक डार साहब की बात की थी, इसहाक डार साहब ने जो ट्वीट किया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं, पाकिस्तान की मुईशत नहीं चला सकते, और उनको जिसने भी वज़ीर ख़जाना बनाया है या तो उसको पाकिस्तान की मुईशत की समझ नहीं है या वो पाकिस्तान की मुईशत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, उन्होंने ट्वीट किया। फिर कैसर शेख साहब, उनके बयानात आपके सामने, आज 2 लोग ये आ गए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग की मुआशी टीम के ऊपर इसहाक डार साहब का अदम एतमाद, आबिद शेर अली का अदम एतमाद, तलाल चौधरी का अदम एतमाद, मियां जावेद लतीफ़ का अदम एतमाद और कैसर शेख, 5 लोग नून लीग हैं जो ओपन अदम एतमाद कर चुके हैं। ऑफ कैमरा पता नहीं कौन कौन अदम एतमाद करता होगा, क्या कहते होंगे, लेकिन 5 शख्सियात मीडिया पर आकर और कह चुकी हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पाकिस्तान की मुईशत नहीं चल रही। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत की। तो फिर अब मिफ्ता इस्माइल साहब का जब यह आलम है कि अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं और फिर ख्वाजा आसिफ को कहीं ट्वीट करनी पड़ती है, कहीं शाहिद खान अब्बासी को, तो फिर नूर आरफीन वो छोड़ क्यों नहीं देते जब इतनी अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ है, चाहे नून कैंप ही हो। तो क्या इसहाक डार साहब चूँकि अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो पंजाब हुकूमत हाथ से चलेगी, वरना तो वापस आ रहे थे, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी थी, ऐन वक्त पर उन्होंने फिर कह दिया कि अभी ना जाइए, तो वो जब तक नहीं आ सकते तो मिफ्ता इस्माइल साहब ही रहेंगे क्योंकि वो मुल्क बचा रहे हैं। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों ने अब तक किसी मालिशिये, किसी हजाम, किसी नाई तक की शक्ल नहीं देखी। इनकी बीमारी कतई एक ढोंग, एक स्वांग है। ये 1 घंटे के लिए इनको नज़ला ज़ुकाम अगर हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं हुआ। जेल देख करके इनको मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे होते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं हुआ। ये फ्राडिये हैं, दोनों का नाम लेके कह रहा हूँ, इसहाक डार और नवाज शरीफ। तो इसलिए बीमारी को तो आप रख दें सेट असाइड करके, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मैं जज्बाती हो जाऊँगा। नवाज शरीफ का नाम या तो आप मुझे छेड़ने के लिए लेते हैं, क्योंकि नून लीग का सवाल आप मुझसे काइंडली, मैं आपसे ऑन ईयर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ना पूछा करें, क्योंकि मेरी इस जमात से, पीपल्स पार्टी से मेरी बनती ही नहीं है यार। इन्होंने सिर्फ हक गज़ब करने के, माल कमाने के, लाल गुलाबी बातें करने के। आपके ख्याल में ये अवाम के दुख दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे ये तलाल चौधरी, तंजीम साजी वाले, और ये मामू का भांजा आबिद शेर अली? यार ऐसा नहीं है भाई, इनकी अपनी दाल दलिए हैं, इनको वजारतें नहीं मिली। नवाज शरीफ आएगा तो वजारत देगा। शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर है। शहबाज शरीफ को, आपको पता है शहबाज शरीफ का इस वक्त सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ कौन है? मैं हैरान कर दूं आपको, नवाज शरीफ सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ है इस वक्त शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ का बस चले तो वो कच्चा चबा जाए इस वक्त शहबाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ की पॉलिटिकल करियर की कॉस्ट पे, पीएमएलएन की पॉलिटिकल स्टेक की कॉस्ट पे शहबाज शरीफ वजीर आजम बनाए। उसको पता था कि यही सब होना है, उसके बावजूद माल कमाने के चक्कर में, सलामी लेने के चक्कर में, वजीर आजम बनने की हवस और लालच में उसने कुछ देखा न कुछ सोचा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल पता नहीं था, उसको सब कुछ पता था। इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। और दिन गुजरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें, अब ये शोशेबाजियाँ और बढ़ेंगी। जैसे जैसे नवाज शरीफ की आमद के दिन करीब आएंगे, टेम्परेचर और बढ़ेगा। कैसर अहमद शेख अपनी बात अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये सिद्दीक जान ने जो कहा, काश मैं इसमें कॉमा, फुल स्टॉप कुछ लगा सकता। जो नक्शा सिद्दीक जान ने खींचा, ये बिल्कुल उन्हीं 2 कैंपों की जंग है। इसमें आवाम के हुकूक की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपना दाल दलिया, अपना मंजन है। इनको अभी वजीर बनाओ और उसके बाद मैं देखता हूं इनको ये सब चीजें नजर आएंगी। यहां इख्तिदार का हुमा हाथ से निकलने के बाद आदमी को नजर आता है कि आवाम कितनी तरसी हुई है, आवाम कितनी दुख दर्द में है।
ओ भाई ये सब ड्रामेबाजी हम पहली दफ़ा थोड़ी देख रहे हैं। अगर यही सब कुछ होता था तो इमरान खान से पहले इन्होंने मुल्कों को क्यों नहीं बना लिया? कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, मुल्क संवर गया, कर्ज उतर गया। कभी येलो कैब स्कीम, कभी लैपटॉप स्कीम, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। पीपल्स पार्टी से कह लो तो पीपल्स पार्टी का इख्तिदार कितने अरसे चला, मुल्क संवर गया, मुल्क सुधर गया। अब मैं बात करूंगा तो कहेंगे कि पता नहीं किस किस की नाम ले रहा है। एक एक अंगूठी कितने कितने लाख पाउंड की थी। अब इस पे बात करूं मैं मजीद। कभी स्विस अकाउंट्स को कबूलते हैं, कभी उसको बेच करके, और पता नहीं कितने मरहूमीन, अल्लाह माफ़ करे, इस एक मामले में आपको सबका नाम पता है, मैं कहना नहीं चाह रहा, बरतानिया में मौजूद, और उन्होंने सारी फैसिलिटेशंस की, सारे इदारों को यहाँ पे पता है सब। ये सारा गेम डिसाइडेड होता है भाई। कोई एक आदमी इस एक रुए ज़मीन पर हरामकारी करके कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद कहीं से उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता जब तक बाहम रजामंदी और दस्ते शफकत उसको हासिल ना हो। ब्रेक आ जाएगी, लेकिन वो एहसन इकबाल साहब का वो जुमला उन्होंने दोबारा दोहरा दिया। उन्होंने कहा हम भी उतने करप्ट हैं, हमारी कौम उतनी करप्ट है जितनी बाकी अक़वाम है, अदम इस्तेहकाम का मसला है। आप जो नक्शा खींच रहे हैं उससे तो लगता है ठीक है हम बहुत हम करप्ट हैं, ठीक है हम करप्ट हैं। देखो अभी सैलाब जदगान के इलाकों में टेंट बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, लोग चोरी चमारियां कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे हुक्मरान, मगर हमारे इदारे वो क्या कर रहे हैं? वो क्या झक मार रहे हैं? भाईजान नीचे अगर आपके लोग करप्ट हैं तो उसके ऊपर आपका सिस्टम होना चाहिए ना, जो फंक्शन कर रहा हो, जो वर्किंग में हो। यहां तो जो चोरी चमारी कर रहा है उसको आप बुला करके और सलाम साहब करने लगते हो। अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मिस्टर 10% जिसको बनाया था उसको आपने सुप्रीम कमांडर बना दिया। अब मैं बात करूंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आरफीन नामा में भी सैलाब जदगान की बात करेंगे, और जिस तरह मैं देख रहा था कि वज़ीर आला सिंध ने भी कहा है कि जी अपील कर रहे हैं कि टेंट अब महंगा ना बेचें, आप जायज़ उस पर मुनाफा लें। तो 8-8, 10-10 करोड़ की एक एक गाड़ी है इस वक्त सिंध हुकूमत के कर्ता धर्ताओं के पास, वज़रा के पास। तो इतनी रकम अगर सैलाब जदगान में हर एक देने लग जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। हमें शायद इंटरनेशनल डोनर्स की उतनी ज़रूरत ना रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। NDMA का कहना है कि 903 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में, और इतनी बड़ी तादाद में 4,95,259 मकानात तबाह हुए हैं, नुकसान हुआ है उनको। नूर आरफीन, हमारा जो इस पर रिस्पॉन्स है बहैसियत मजमुई वो जितना बड़ा ही डिज़ास्टर है उस तरह का क्यों नज़र नहीं आ रहा? सबसे पहली बात कि NDMA को अगर NDMA से पूछा जाए तो इनको सैलाब से मरने वालों की गिनती के लिए रखा गया। NDMA के जो मामे हैं, NDMA में जो AG, PG, DG जो भी होगा, जो भी फिरौन बिठाया हुआ है, NDMA किस लिए है? इनके पास कितनी रस्सी, कितनी चादरें, कितनी दरियाँ हैं? सबसे पहले तो ये पूछें NDMA का बजट कितना है और NDMA में कितना खाया कमाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा। हमने हर दफ़ा खाने कमाने के लिए एक इदारा रखा हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। केड़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट? कहाँ मैनेजमेंट करते हैं हम? देखो अभी सैलाब आया, कैसे हम लोग इंटरनेशनल अंग्रेज़ी में लकवाज़दा अंदाज में भीख मांग रहे हैं। कल मैंने बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा से बल्कि आलमी इदारों से मदद की अपील सिंध के अंग्रेज़ी बोलने वाले मुराद अली शाह ने फरमा दी है। आज उस पर बाकायदा आगे गाड़ी बढ़ी है, और वो ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर अक़वाम मुत्तहिदा मिस्टर जूलियन ने इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा है कि इंटीरियर सिंध वगैरह से जो है वो सर्वे के काम का आगाज़ जो है वो किया जाने वाला है। अब सर्वे के काम का आगाज़ होगा, लेकिन आप ये देखिए कि पहले ही से हमने अपना कशकोल उनके सामने फैला दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कह रहे हैं कि हमें कम से कम 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। 10 लाख खैमों की ज़रूरत है, हमारे पास सिर्फ 86,000 है। मुराद अली शाह से अगर ये पूछ लो कि ये जो लड़काना में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का जो सामान बिक रहा है, ये किसकी मर्जी से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी अप्रूवल से हो रहा है, तो अभी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। फ़ौरन जवाब ये मिलेगा, भुट्टो जिंदा है। फ़ौरन आपको ये बताया जाएगा कि जी भुट्टो ने आपको पासपोर्ट दिया था। मामा भुट्टो की बात ही नहीं है, मैं भुट्टो से रिश्तेदारी नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये सब हरामकारी जो हो रही है ये कौन कर रहा है। इसके ऊपर कोई जमहूरियत का चाचा मामा बात नहीं करेगा। सिंध हुकूमत ने मज़ीद हराम कमाने के लिए कह लीजिए अगर तो भी कोई गलत नहीं है, मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। इस वक्त विफाक से लेकर के सूबा तक माल कमाने के लिए बाकायदा आगे आ गया है।
आज इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, मैंने बाकायदा पे स्लिप्स देखी हैं 2 ऐसे अहम इदारों से वाबस्ता अफराद की कि जिनकी तनख्वाहों पर लंबा हाथ मारा गया है, लंबा हाथ मारा गया है, और फ्लड रिलीफ के नाम पर उनसे जो है वो ये जबरी तौर पर भत्ता एक दफ़ा वफाक ने और एक जगह सूबे ने वसूल किया है। आपको लगता है कि मेरी और आपकी तनख्वाहों से ये जो भत्ता लिया जाता है, ये जो सरकारी डकैतियाँ होती हैं, इनका 1% भी इन सैलाब ज़दा इलाकों में लगता है? अंदाज़ा कीजिए उसामा साहब, अंदाज़ा कीजिए इस एक मुल्क में जहां ये बताया जाता है सुबह शाम जमहूरी और गैर जमहूरी डाकुओं की जानिब से कि जमहूरियत की गाड़ी को पटरी से उतरने मत देना, जमहूरियत ही वो जगह, खुदाए वाहिद की इज्जत की कसम, ये गाड़ी जब तक डीरेल नहीं होगी, ये मैं डिक्टेटरशिप की बात कर रहा हूं, ट्रू डिक्टेटरशिप की, मैं 1 मैन डिक्टेटरशिप की बात कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। डिक्टेटरशिप भी हमारे यहां ओरिजिनल कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। यहां के डिक्टेटर्स को भी रेफरेंडम कराने की पड़ जाती है। अबे हुकूमत करने आए, हुकूमत करो, डंडा चलाओ, जूते लगाओ और उसके बाद दफा हो जाओ, नहीं, इनको भी रेफरेंडम कराना होता है। और ये सियासी जुगाड़िए आप देखिए, ये लैंड क्रूजर्स पे, प्राडोस पे, लेक्सस गाड़ियों पे निकलते हैं, इनके सामने वो गरीब आदमी हाथ जोड़ रहा होता है। क्या आज से पहले आपने देखा कराची में, सिंध में, विफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में, मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का बयान पढ़ रहा था कि मैं और मेरी पूरी टीम ऑन ग्राउंड है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने सोशल मीडिया का जायजा लिया है। शहबाज शरीफ को फिक्र है, खुदा की कसम आप उठा करके देखिए सोशल मीडिया, दिल दहल जाता है। कहीं कोई बच्चे की लाश लेकर के खड़ा है, कहीं जानवर बहते चले जा रहे हैं, कहीं इससे बड़ा कोई सानिया आपका और मेरा मुंतजिर है, लेकिन शर्म नहीं आ रही। तो वफाक को, सूबे को, जमहूरियत के चाचों और मामों को और इनको इस्तेमाल करने वालों को शर्म नहीं आ रही। वज़ीर आला फरमा रहे मुखय्यर हजरात मुतासिरीन बारिश की मदद के लिए ताउन करें। गोया जो हम आलमी इदारों से खाए कमाएंगे, उससे अगर कुछ थोड़ा बहुत फुर्सत मिली तो आप लोग भी हमें दीजिए, और यहाँ ये लोग देंगे। मैं किसी जगह नौकरी किया करता था, वहाँ बाकायदा ये तक हुआ कि वो जो डैम वाला बाबा डैम बनवा रहा था अपने घर की छत पे, जो आज तक किसी ने ना बनाया, ना देखा, ना कोई उस पर सवाल करेगा। हमारी सैलरीज पर कट लगा करके, पाकिस्तान के ज्यादातर इदारों के मुलाजमीन की सैलरीज पे कट लगा के वहां डैम फंड में पैसे गए। डैम किसी ने बनते देखा? चलो मैं इससे आगे की बात करता हूं। इस मुल्क में अगले 75 साल में एक डैम बना के दिखाओ, एक डैम बना करके दिखाओ। मरते मर जाएंगे डैम बनाने के नाम पर। इनकी नानियां जो हैं इनको याद आ जाएंगी, क्योंकि इनको डैम बनाना नहीं है। लोग अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीबों और बेसहारा अफराद की देखभाल करें। मैं यहां बिलावल साहब को अंग्रेजी में बोल करके बताऊंगा कि सर एक्चुअली यहां पे हम लोग ये कर रहे हैं और भुट्टो ने हमें ये दिया था, और भुट्टो को जिंदा करने की तमाम कोशिशें यहां बिलावल हाउस से होती रहेंगी। अच्छा। आप कराची में मदद के लिए पुकारें, आपको मुराद अली शाह सरकार मदद के नाम पर मीम भी नहीं देगी। आप इंटीरियर में सैलाब से मरते हैं तो मर जाए, आप केपीके में मर जाए, आप बलूचिस्तान में इमदाद के मुंतजिर रहें। अच्छा। ना किसी परवेज इलाही को ख्याल आएगा, ना ही किसी शहबाज शरीफ को ख्याल। अच्छा, अब मसला यह है कि शायद हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान खान साहब अब दौरा करने जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, तो अब सारे उस तरफ तवज्जो देंगे कि जनाब अब मीडिया नज़र आएगा इमरान खान के पीछे पीछे, तो हम भी जाएं, हम भी देखें। तो शायद अब सारी लीडरशिप का फोकस सैलाब ज़दगान की तरफ हो सके। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।